देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। Yes. अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था। आज हम लोग पहले ये इलास्ट्रेशन 5, वैसे मैंने बोला था इलास्ट्रेशन 2 होमवर्क, बट इलास्ट्रेशन 5 पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद इलास्ट्रेशन 2 करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला है। बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निशेस बाय पायोनियर लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 March 2001 एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 मतलब वही जो नया वाला फॉर्मेट, वो वाला। तो गिव नोट्स एट द फुट ऑफ द बैलेंस शीट एज मे बी फाउंड नेसेसरी, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, जो कि हमें नहीं भी बोलेगा तो बनाना ही होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर कॉल्स इन एरियर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर। कॉल्स इन एरियर का क्या एडजस्टमेंट होगा? बोलो, कॉल्स इन एरियर ये क्या होगा? कॉल्स इन एरियर का मतलब कॉल किया गया है लेकिन इतना पैसा नहीं मिला, तो क्या एंट्री होगा? ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? ये वाला कैपिटल का मतलब, और फिर एरियर भी दिया हुआ है। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा मांगा गया था बट नहीं मिला, कुछ तो बोलो। ये सब तो 12 का चीज है, हम क्या बोले इसमें? बोलो, कुछ तो बोलना चाहिए। अगर 10 लाख का ये जो शेयर कैपिटल इधर दिख रहा है, ये कौन सा शेयर कैपिटल है? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है ऑथराइज्ड, ये सब कुछ नहीं, और भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो शेयर कैपिटल का एंट्री जब हुआ होगा, जैसे ये लैंड का एंट्री, लैंड परचेज हुआ है तभी ना ये एंट्री आया है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ होगा, तो यहाँ पर डेबिट क्या हुआ होगा? शेयर इशू का एंट्री क्या होता है? शेयर इशू का एंट्री कुछ नहीं पता है। सैलरी पे का एंट्री, रेंट पे का एंट्री। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। मेरा आवाज आ रहा है? मैम कैश टू शेयर कैपिटल। अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो हम क्या करें? हम अपने आप पढ़ा लेते हैं, और क्या करें बोलो। ये सब तो बेसिक है, ये पूछना तो मेरा बनता है। तो ये जो 10 लाख है, ये कैश टू शेयर कैपिटल अगर हुआ है, कैश नहीं होता है नॉर्मली, कंपनी के केस में हमेशा बैंक होता है। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो पढ़ो घर पे, अगर कुछ याद नहीं है तो पढ़ना तो ड्यूटी है, तो करोगे क्या? सारा दिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो इतना मेहनत, तो फिर बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, अगर बैंक डेबिट होता तो क्या ये कॉल्सिन एरियर दिखाता? मतलब ये इतना है बट इतना कॉल्सिन एरियर बोल रहा है, तो इसका मतलब कॉल्सिन एरियर अगर इतना है तो फिर कितना अमाउंट जो है हमारा फिर क्रेडिट होगा क्या इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के? क्या 10 लाख ही होगा या उससे कम होगा? कम मैम होगा। कम होगा। कम होगा। कम होगा तो कितना होगा बोलो? 9,99,000। 9,99,000। तो फिर एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट 9,99,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, और कॉल सीन एरियर क्या होगा? डेबिट 1,000, ठीक है। तो वो एडजस्ट किया हुआ नहीं है, कॉल सीन एरियर का जो लेजर है वो यहाँ ट्रायल बैलेंस में है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली जो जर्नल बनाओगे, लेजर बनाते हो, उसके बाद हर एक लेजर का जो बैलेंस आता है उससे ना बनता है ट्रायल बैलेंस। तो कॉल्सिन एरियर का लेजर बना होगा, तो कॉल्सिन एरियर का क्या होगा? कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉल्सिन एरियर में क्या लिखा गया होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैलेंस सीडी, इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना।
गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, फिर बोल रहा है लैंड 2 लाख। लैंड कहाँ जाएगा? पीपीई में जाएगा। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? पीपीई में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में जाएगा। फर्नीचर पीपीई में जाएगा। ये सारा चीज पीपीई में जाएगा। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये कहाँ जाएगा? चलो पूछते हैं एक आधा, देखे तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो या हम ही बोले। लोन कहाँ जाएगा? ये सब तो लास्ट क्लास जो भी क्वेश्चन किया उसमें बताया हुआ है मेरा। लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग। इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल ये कहाँ जाएगा? करंट एसेट। इन्वेंट्री जो है ये मेरा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये कौन सा इन्वेंट्री है? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग। तो ओपनिंग कहाँ जाता है? ओपनिंग स्टॉक क्या हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है? तब वो कर मतलब एसेट ऑब्वियसली है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाता है? कभी फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग पीएल बनाए हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ लिखते हो? कुछ तो पता होगा, मैंने तो कंपेयर करके भी सिखाया। पीएल में। पीएल में जाता है स्टॉक। नए वाले में पीएल में ट्रेडिंग। जाता है, लेकिन नॉर्मली कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में। तो फिर और जो नया वाला फॉर्मेट है उसमें फिर कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? सीपीसी एफडीओ। कुछ याद नहीं कर रहे हो? चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री, चलो सही है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, देखो ये सभी हम बता रहे हैं, बट अगर तुम लोग नहीं करोगे तो इंटर इतना आसान थोड़ी होता है। ठीक है, देखो मेहनत तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो कैसे होगा? ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा? करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल नाम से ही आ जाएगा। एडवांस कहाँ आएगा? लोन एंड एडवांस बोल के एडवांस जो है एसेट में आएगा। डिविडेंड पेबल तो ये कहाँ जाएगा? डिविडेंड पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कौन से हेड में जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। कैश बैलेंस कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। लोन अनसिक्योर्ड लोन, तो लोन कहाँ पर जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड, तो ये ट्रेड पेबल बोल के जो है ट्रेड पेबल के हेडिंग में आ जाता है। फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2000 इक्विटी शेयर्स वेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो बोल रहा है कि 2000 इक्विटी शेयर अदर देन कैश इशू हुआ था। तो अदर देन कैश का मतलब जैसे मान लो कि फर्नीचर खरीदने गए तो क्रेडिटर को बोल दिया या फिर जो सप्लायर है उसे कि पैसे नहीं लेके शेयर ले लो हमारे कंपनी का, तो उसको बोलते हैं अदर देन कैश। तो उस इसका करना क्या पड़ता है? इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। कहाँ पर? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो जहां इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वहीं ये चीज डिस्क्लोज हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर मेरा डेटर 6 महीने से ज्यादा समय के लिए ड्यू रहा तो उस बात का मुझे डिस्क्लोजर मतलब लिख के बताना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ एसेट में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। एक चीज देखो, यहाँ पर ये सारे एसेट्स का क्या बता रखा है? कॉस्ट बता रखा है। ठीक है, कॉस्ट मतलब जितने में ये परचेज हुआ था। जैसे अगर बिल्डिंग का ही देख ले तो बिल्डिंग इसका मतलब 4 लाख में परचेज हुआ था, मतलब जब बिल्डिंग खरीदा गया तो बिल्डिंग टू कैश जो हुआ है या बैंक वो 4 लाख से हुआ है। और यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है 3,50,000, तो 4 लाख से बिल्डिंग 3,50,000 का कैसे हो गया? क्योंकि इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इस वजह से हुआ है। ठीक है, तो वो हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हायर क्लास में हर एक चीज इस तरीके से देगा नहीं कि ये डिप्रिशिएशन बता दिया ये बता दिया, कर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा वैसा सोचना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब जिस प्राइस में एसेट को खरीदा गया है, सभी का कॉस्ट दिया हुआ है। और अगर ट्रायल बैलेंस में देखोगे सभी का अलग अलग बैलेंसेस दिख रहा है, तो बैलेंस रिड्यूस अगर हुआ है तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है। और अगर बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है? हो सकता है एसेट का जो है और एसेट परचेज हुआ है, तो उसमें देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग तो कम हुआ है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का था जिसका वैल्यू आज के डेट पे हुआ है 5,25,000, मतलब वैल्यू कम हुआ है और इसका मतलब डिप्रिशिएशन। और फर्नीचर 50,000 अभी वैल्यू हुआ है, पहले फर्नीचर था 60 to 500, मतलब इस पे भी डिप्रिशिएशन लगा है। तो डिप्रिशिएशन इस तरीके से हमें काउंट करना पड़ेगा।
बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन द लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब बोल रहा है कि जो हम लोग का स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ लोन अकाउंट है, ठीक है, उसमें 1,50,000 का जो लोन अकाउंट है वो स्टेट मतलब स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ जो टोटल लोन अकाउंट है उसमें से 1,50,000 के लोन का जो इंटरेस्ट है 7,500 वो बाकी है, ठीक है, एक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब हो जाता है कि एक्रू तो हो गया है बट पेमेंट का टाइम नहीं आया। मतलब कैसे, जैसे कि मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ है सपोज 1 अप्रैल 2020 को। अब मैंने यहाँ मान लो लोन लिया है, तो लोन लिया है सपोज करो कि 1 सितंबर 2020 को। अब मेरा 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है, तो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट कब होगा? अगर मैंने 1 सितंबर को लोन लिया है और मेरा इंटरेस्ट ईयरली पे होता है, तो मेरा ये इंटरेस्ट लोन का कब पे करना पड़ेगा? 1 सितंबर का लिया गया लोन का इंटरेस्ट मुझे कब पे करना पड़ेगा? 1 ईयर कब होगा? 1 सितंबर से 1 ईयर कब होता है? 1 सितंबर से कितना दिन होने से 1 ईयर होगा? जैसे अप्रैल से 31 मार्च 1 ईयर होता है, जैन से दिसंबर 1 ईयर होता है। ये तो मैंने नॉर्मल बात पूछा है कि सितंबर से कितना दिन जाने से 1 ईयर होगा। 31 अगस्त। 31 अगस्त 2000 कितना हो जाएगा? ये अगर 20 है तो 21। 21, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। एक्रू का मतलब देखो, मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ खत्म होगा, मैंने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ देना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो मुझे यहां से यहां तक का जो पीरियड है, यहां से यहां तक का, उस पीरियड का इंटरेस्ट मुझे मेरे पीएल में इस बार दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीएल कैसे बनता है? पीएल पूरे एक साल का बनता है, ठीक है, पूरे एक साल का इनकम एक्सपेंसेस सारे हमें दिखाने, चाहे वो पेड हो, चाहे वो पेबल हो, चाहे वो रिसिव्ड हो, चाहे वो रिसीवेबल हो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर पीएल में मेरा यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट मुझे लिखना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी देना नहीं है बट लिखना है। देना कब है? यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो यहाँ से यहाँ तक कितने समय का इंटरेस्ट हो जाएगा फिर? सितंबर से मार्च कितना हो जाएगा? 7 months। 7 मंथ्स का इंटरेस्ट मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा खर्चा एक्रू तो हो गया है बट ड्यू नहीं हो रहा है। ड्यू कब होगा? यहाँ आके ड्यू होगा, यहाँ ड्यू होगा फिर मुझे पे करना पड़ेगा, यहाँ ड्यू हो जाएगा फिर मुझे, ड्यू का मतलब जिस डेट पे पेमेंट होता है, तो उसके पहले ड्यू एंट्री होता है कि मुझे ये पेमेंट करना है। फिर हम समय पे कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर वही चीज मेरा लाइबिलिटी बन जाता है। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब ये होता है। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख के, ठीक है, मॉर्टगेज बोलते हैं इसे। हाइपोथिकेशन का मतलब प्लांट मशीनरी को मॉर्टगेज रख के इन्होंने क्या किया है, ये लोन लिया है। तो इस बात का मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये लोन जो है वो हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से हुआ है। फिर बोल रहा है बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। तो मुझे कैश एट बैंक में जो भी मुझे बाइफर्केशन दिया है कि कौन सा पैसा मैंने शेड्यूल बैंक से शेड्यूल बैंक में रखा है, कौन सा जो है शेड्यूल बैंक में नहीं रखा है, तो उसका कुछ नहीं डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स में कि इतने अमाउंट नॉट शेड्यूल बैंक से नहीं लिए गए, इतने अमाउंट शेड्यूल बैंक से लिए गए, ठीक है। फिर बोल रहा है द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है मशीन इरेक्ट करने का 1,50,000 का, विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, जो कि अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। इरेक्शन का काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मतलब बस ये यहाँ तक ही दिया है कि इरेक्शन का कब अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या बना के देना है? इससे हम लोग को बना के देना है, दोनों चीज ही बोला है, बैलेंस शीट और जो है अच्छा, बैलेंस शीट ही सिर्फ बोला है, हम लोग को इसका पीएल नहीं बोला है, ठीक है।
नहीं बोला है, बट जब तक पीएल नहीं बनाएंगे बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा उसके लिए तो मुझे पीएल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में जो करंट ईयर का प्रॉफिट है जब तक हम लोग वो नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर भी देखते हैं, अगर बिना कैलकुलेशन के हो जाता है तो करेंगे। पहले हम बैलेंस शीट ही बनाते हैं क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनाने बोला है, और अगर चाहिए होगा तो पीएल बनाएंगे, अगर नहीं चाहिए होगा तो देखते हैं बिना बनाए हो जाता है कि नहीं, मतलब रफली कोई वर्किंग नोट बना के हो जाएगा तो हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पायोनियर लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001। हम आज शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, जो हेडिंग वगैरह रहेगा उसको। पर्टिकुलर्स नोट्स रुपीज। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने लास्ट क्लास बोला था कि इस तरीके से लिखेंगे, नहीं तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि दो लोन तो हम लोगों ने देखा और तो मुझे कुछ दिखा नहीं है तो मैंने वही रखा है। थोड़ा थोड़ा जगह नीचे रख दो कि बाई चांस अगर कुछ एडिशन हुआ तो लिख दो कि एक लाइन जितना जगह बचाने से मेरे हिसाब से काफी है। फिर थर्ड नंबर पे करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में हम लोगों ने ट्रेड पेबल देखा है, ठीक है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग डिविडेंड पेएबल था तो अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हम लोगों ने टैक्स का देखा, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन हर साल का होता है, विद इन 1 ईयर का होता है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एसेट साइड्स में नॉन करेंट एसेट, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट वगैरह तो कुछ देखा नहीं है तो मैंने सिर्फ पीपीई के लिए ही जगह रखा है। फिर हो जाएगा करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो रहेगा ही रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, और एक ट्रेड रिसीवेबल चांसेस रहता ही है कि ये रहेगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा अगर कुछ रहा तो वो लिखना पड़ेगा। तुम लोग जब क्वेश्चन में नोट डाउन करोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, मैंने तो याद रख के लिखा है। अच्छा, अब नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल ही पहले इसीलिए लिखा क्योंकि देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें शेयर कैपिटल ही दिया हुआ था तो वही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ऑथराइज्ड, जैसे कि मैंने बोला था ऑथराइज्ड वगैरह लिखना पड़ेगा। अब इसमें ऑथराइज्ड दिया हुआ नहीं है तो जितना मेरा शेयर कैपिटल दिख रहा है वही मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है। जब कुछ नहीं बोला है तो वही मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पर एक एक शेयर 100 रुपीज का है और टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख का दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? एक शेयर 100 रुपए का और टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख का, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 10,000. 10,000, सही है। 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, क्योंकि एक शेयर अगर 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए का एक शेयर मिला तो 10 लाख में कितना सारा शेयर्स होगा? 10 लाख बाई 100, तो फिर 10,000 हो जाता। फिर इसके बाद लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, क्योंकि अलग अलग नहीं है तो एक साथ ही लिख दिया। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप लिखते हैं, पेड अप निकाल लेंगे, ठीक है, कॉल्ड अप।
कॉल्ड अप मतलब कितना शेयर हम लोगों ने कॉल किया, तो 10,000 शेयर ही कॉल किया है, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, 10 लाख। अच्छा, इसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो पॉइंट था ना कि कितना शेयर अदर देन कैश इशू हुआ है, तो वहां पर लिखा हुआ था कि 2000 ऐसे शेयर्स है जो कि अदर देन कैश इशू हुआ है, तो ये मुझे याद था, ठीक है। ये देखो, तुम लोग का तो पॉइंट आउट किया हुआ रहेगा कि इक्विटी में एडजस्टमेंट है, वहां पर तुम लोग पॉइंट आउट कर लेना कि इक्विटी में नीचे एडजस्टमेंट है, तो वहां से लिख लोगे 2000 इक्विटी शेयर्स जो है वो हम लोगों ने अदर देन कैश इशू किया है, तो वो चीज हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आउट ऑफ एबव 2000 equity shares have been issued for consideration other than cash। अच्छा, अब इतना हम लोगों ने शेयर इशू किया, इतना सब्सक्राइब्ड हुआ, इतना कॉल्ड अप किया, बट कॉल्स इन एरियर हुआ, मतलब जो कॉल्ड अप किया उसमें से कितना नहीं मिला, तो वही मेरा कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर है मेरा क्वेश्चन में 1000, ठीक है। तो ये जो बचेगा 9,99,000, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि मेरा दिखता है बैलेंस शीट में, पेड अप शेयर कैपिटल 9,99,000, और इसको मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा 9,99,000, ऐसे होगा। फिर सेकेंड नोट किस चीज का बनेगा देखते हैं, देखो शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो इसका मतलब हम लोग पीपी का बना सकते हैं नोट, तो 2 लिख दिया मैंने, सिर्फ नोट नंबर वैसा नहीं लिखा है, पीपीई। तो पर्टिकुलर्स, ग्रॉस वैल्यू, फिर डिप्रिशिएशन, नेट। लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 3.5 लाख, अच्छा ये लेकिन नेट वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है, क्योंकि मैंने दिखाया ना कॉस्ट हमारा नीचे लिखा हुआ है, तो ये नेट में लिखना पड़ेगा जो भी दिया हुआ है। अच्छा, डिप्रिशिएशन तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3.5 लाख, 5,25,000, फर्नीचर। अच्छा, ये जनरल रिजर्व, अब हम लोग इसका नीचे जो डेटा है वहां आते हैं, जो हम लोग का ग्रॉस वैल्यू है, तो बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट मशीनरी 7 लाख, प्लांट मशीनरी 7 लाख, और फर्नीचर 62,500। तो मुझे बताओ कि लैंड का ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो तो कुछ बोला नहीं है, तो लैंड का ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा, और डेप्रिसिएशन कुछ होगा, नहीं। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ बिल्डिंग 3.5 लाख हो गया, 4 लाख से डेप्रिसिएशन 50,000। 50,000, 7 लाख से 5,25,000 हो गया है, तो डेप्रिसिएशन 1,75,000। 1,75,000। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला 62,500 से 50,000 हो गया है, तो 12,000, 12,500।
12,500। तो इसका टोटल कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं एसेट मुझे जितना याद है, और कहीं कुछ भी एसेट का डिटेल्स हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो इसका टोटल हम लोग बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और इधर 10 लाख, और इधर 50, 51, मतलब 11,25,000। 11,25,000 ये कहाँ लिखना पड़ेगा? 11,25,000 कहाँ लिखेंगे हम लोग? पीपीई में। पीपी में लिखेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ पर नोट नंबर 2 लिखो, और लिखो 11,25,000। ठीक है। अच्छा, फिर नोट 3। नोट 3, इसके बाद जनरल रिजर्व वगैरह दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा नोट बनेगा? बोलो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो कौन सा नोट बनेगा? बोलो बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले हमें जो डेटा मिल रहा है वही लिख देंगे हम लोग, जो है जनरल रिजर्व। ठीक है, 2,10,000। अच्छा, इसमें कुछ आता है? बिल्कुल आता है। इसमें हम लोग का करंट ईयर का पीएल ये सब आएगा, तो वो लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा जगह रख देते हैं, इसको अभी हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। फिर 4th नंबर नोट पे जाते हैं। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब मुझे लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमें कैसे लिखना पड़ेगा? तो देखो, हमें एक तो लोन ये बताया स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 1.5 लाख, और इसके अलावा भी एक लोन हमें बताया गया है यहाँ पर अनसिक्योर्ड वाला 1,21,000, और लोन का यहाँ पर हम लोग को एक इंफॉर्मेशन दिया है कि 1,50,000 लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 for interest accrued but not due. The loan is secured by hypothecation of plant and machinery. तो ये चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टेट कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब मॉर्गेज वाला लोन है तो इसे सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड लोन में आएगा, क्योंकि जिसने लोन दिया है जो भी बैंक है उसके लिए तो वो सिक्योरिटी हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मॉर्गेज है इसीलिए सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, तो लोन का कैटेगरी होता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, वैसे ही। तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कितने का लोन है? तो यहाँ 1.5 लाख दिख रहा है, बट यहाँ पर बोला है 1.5 लाख में 7,500 तो इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसका मतलब एक्चुअली लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 1,50,000 माइनस 7,500 कितना आ जाएगा? और लिखेंगे कि, हाँ बोलो, 1,00,000 42,500। 42,500। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ये किस चीज से सिक्योर्ड है? प्लांट एंड मशीनरी के, प्लांट एंड मशीनरी को हाइपोथिकेट किया हुआ है, तो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो 1,42,500 ये होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ आएगा लोन का? हाँ आएगा, जगह रख देते हैं क्योंकि लोन का और भी डेटा हमें बोला है। तो यहाँ थोड़ा जगह बचा के नेक्स्ट वाले नोट में जाते, क्योंकि हम तो यहाँ पर सीरियली कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया लोन, फिर इन्वेंट्री आ गया। तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली हम लोग का क्या रहता है? ओपनिंग वाला रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखो सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, और तो हमें पीएल तो बनाने के लिए बोला है नहीं, तो ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में तो जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीएल बना नहीं रहे हैं। लेकिन ये इन्वेंट्री जो है ये हम लोगों का ओपनिंग नहीं है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ओपनिंग होने से ना हमें बताता है, ठीक है, कि ये ओपनिंग है। मैंने वहां पर थोड़ा सा गलत बता दिया, ये हम लोग का क्लोजिंग ही है, ये हम लोग का इन्वेंट्री में जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मुझे कुछ यहाँ देखो बताया नहीं, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो है मुझे स्टॉक दिया हुआ है नहीं। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया नहीं है, तो इसका मतलब यही मेरा क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इससे मुझे बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, तो बैलेंस शीट में तो इन्वेंट्री ही आता है करंट एसेट के तौर पे, तो इसीलिए ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है,
अगर ओपनिंग होता तो उसमें डेट दे देता है, जब कुछ बोला नहीं और बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो इसका मतलब ये मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री का बात बोल रहा है। तो दो इन्वेंट्री है, एक है फिनिश्ड गुड्स 2 लाख, रॉ मटेरियल 50,000। $2,50,000 ये ऐड कर दिया। ये नोट नंबर 5 हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस शीट में जाके, 2,50,000 यहाँ पर 2,50,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसका बनाएंगे, और ट्रेड रिसीवेबल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते 2 लाख। अब यहाँ पेज ओपन किया है तो लिख देते हैं, फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट वाला नोट हम बना रहे जो कि है प्रोविजंस के ऊपर। तो इसके बाद नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 इसमें हमें दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 68,000। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 68,000। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा 68,000। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में मिलेगा हमें 68,000। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मैंने लिख दिया, एडवांसेस है एसेट मतलब डेबिट साइड में 42,700। तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस 42,700। एडवांस 42,700, मुझे नहीं लगता और कुछ एडवांस है, फिर भी देख लेंगे, अगर आगे कोई एडवांस होगा तो ठीक है, नहीं तो यही डायरेक्टली लिख देंगे। डिविडेंड पेबल मतलब अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। $60,000। और अदर कोई अदर करेंट लाइबिलिटी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये देखो ये पीएल दिया हुआ है 86,700, तो ये हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व के वहां पर लिखना पड़ेगा पीएल 86,700। तो देखते हैं जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल 86,700। अच्छा, फिर इसके बाद कैश बैलेंस, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस कैश एट बैंक, बट उसमें मुझे एक डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश बैलेंस 30,000, कैश एट बैंक 2,47,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ बोला था बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 विथ परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, बस इतना बोला है कि कैश एट बैंक वाला। तो कैश बैलेंस 30,000 जैसा है वैसा लिख देंगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। कैश बैलेंस 30,000 और बैंक बैलेंस कैश एट बैंक, इसमें बाइफर्केशन करेंगे। विथ शेड्यूल बैंक कितना और विथ अदर, विथ अदर
अदर मतलब विथ नॉट शेड्यूल बैंक, तो नॉट शेड्यूल बैंक का नाम है परफेक्ट बैंक लिमिटेड। परफेक्ट बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये कितना है? ये है 2000। तो फिर कैश एट बैंक में से 2000 अगर नॉट शेड्यूल बैंक के साथ है तो 2,47,000 से 2000 हट जाएगा, तो फिर बाकी बचेगा कितना? 2,45,000, जो कि मेरा विथ शेड्यूल बैंक हो जाएगा। अब इसका टोटल करने पे जितना आएगा, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो और कुछ है नहीं, तो इसका टोटल करने से कितना हो जाएगा? 2,07,500 नहीं, 2,47,000 प्लस 30,000 कितना होगा? 2,77,000। 2,77,000, और इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर 9 में लिखेंगे। पीपी हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर लोन अनसिक्योर्ड, तो वो लोन के वहां पर लिखेंगे 1,21,000 लोन अनसिक्योर्ड। या फिर अनसिक्योर्ड हेडिंग करके भी लिख सकते हैं, सिक्योर्ड जैसे लिखा अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन है 1,21,000। तो लोन का टोटल आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो बोलो कितना आ रहा है टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग? 503 2,60,000। 2,63,500। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 4 बोल के लिखना पड़ेगा। 2,46,700। अच्छा, फिर ट्रेड पेबल 2 लाख। तो ये बोला है फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, तो मतलब बिजनेस का स्टॉक और एक्सपेंसेस से ट्रेड पेबल इतना जनरेट हुआ है 2 लाख, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रेड पेबल 2 लाख। ट्रेड पेबल हो गया 2 लाख। अच्छा, और इंफॉर्मेशन नीचे जो उसमें देखते क्या पूरा नहीं किया, 2000 इक्विटी शेयर ये लिख दिया, डिस्क्लोज करना था कि अदर देन कैश है। ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल का मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का एक नोट बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का एक नोट बनेगा, नोट नंबर 10। नोट 10, ट्रेड रिसीवेबल, तो डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स कितना था? तो यहाँ पर लिखा है 52,000, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। टोटल डेटर था मेरा 2 लाख, तो 2 लाख में से 52,000 6 मंथ से ज्यादा के लिए बाकी था, और अदर डेटर मतलब इसके अलावा बाकी जो डेटर है उसका कितना हो जाएगा? 52,000 से 2 लाख लेस करने से जितना आएगा कितना होगा? 1,48,000। 1,48,000, और ये 2 लाख ऑलरेडी मैंने लिख दिया है वहां पर, बट नोट नंबर 10 नहीं लिखा है, तो उसको नोट नंबर 10 लिख देंगे, ये वाला नोट नंबर 10। अच्छा, रिजर्व सरप्लस बाकी है, अब एक एक करके हमें क्लोज करना पड़ेगा शायद, और तो कुछ है नहीं, हम देख लेते हैं। कॉस्ट बिल्डिंग ये, अच्छा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो बोला ही नहीं है कि पीएल बनाओ। अच्छा, लोन अकाउंट ये 4th नंबर वाला भी ट्रीटमेंट कर लिया, डिस्क्लोज करना था। 5th नंबर वाला भी ट्रीटमेंट कर लिया, डिस्क्लोज करना था। कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीन 1,50,000 विच इज स्टील इनकम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये हम लोग का
बोला है कि कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है मशीन को इरेक्ट करने का जो अभी तक इनकम्प्लीट है, मतलब ये काम अभी तक मतलब किया नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने क्योंकि प्रोवाइड किया नहीं है तो फिर हमें इसे इंक्लूड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब उसका एक नोट देना पड़ेगा, वो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। वो यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी बता देते हैं, पहले इसको पूरा क्लोज कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना आएगा। तो शेयर कैपिटल में आ गया मेरा 9,99,000। अच्छा, पीपीई में भी मैंने लिख लिया है 11,25,000। अच्छा, ये रिजर्व सरप्लस टोटल कितना होगा, 2,96,700। ये नोट नंबर 3 बोल के यहाँ पर आ जाएगा, 2,96,700। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो जो इंफॉर्मेशन था उससे जो निकल पाया वही किया हम लोगों ने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,46,700 और ये हो गया 2 लाख। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ और एडिशन हुआ है क्या, नहीं, 2,63,500। अच्छा, मैंने कुछ और लिख लिया है, 63,500, ये गलत लिख लिया है, 2,63,500 आया। अच्छा, फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 2 लाख, अदर करंट लाइबिलिटी 68,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन इतना आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेबल वो नहीं लिखा क्या मैंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी, डिविडेंड पेबल 60,000, ये लिखना पड़ेगा। बस और कुछ नहीं है, तो टोटल करके बोलो कितना आ रहा है। 16,87,200. 16,87,200। अच्छा, 16,87,200। और इधर देखते हैं, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये सब लिख लिया, एडवांस लिखा है कि नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 7th नंबर। अच्छा, वो उसका हेड ही नहीं बनाया, हेड बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। हेड नहीं बनाया था, इसका बना लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 7, नोट नंबर 7, 42,700। हाँ, अब इधर एसेट साइड टोटल करो, और तो मुझे नहीं लगता है कुछ लिखना बाकी है। अदर करंट लाइबिलिटी लिख लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले ही लिख लिया था। और इधर डेटर का तो बस डिस्क्लोजर चाहिए था। हाँ, अब इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इधर वाला मैम ज्यादा आ रहा है. कितना आ रहा है। 18,94,700. अच्छा, 18,94,700, यही आंसर है, तो इसका मतलब इधर कुछ गलत हुआ है। कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस करके देखो तो। 7,500. 7,000। अच्छा, वो ये 7,500 2 इंटरेस्ट lakh. एक्रू हुआ है, वो तो लिखना पड़ेगा ना। वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का जितना एक्रू हुआ है उतना तो हमारे कहाँ जाएगा, बोलो वो वाला अदर Other current liability. अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो ये 67,500 हो जाएगा, वो लिखा नहीं, अदर करेंट लाइबिलिटी नोट नंबर कितना था, 8। ठीक है, तो डिविडेंड पेबल और यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड बोला मैंने बट लिखा नहीं। स्टार्टिंग में तो यही सिखाया कि ये पीएल में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग बोल के, और ये लाइबिलिटी भी आ जाएगा, मतलब एक्रूड, आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्रू हुआ है तो फिर ड्यूरिंग द ईयर को जाएगा। तो अभी पे नहीं कर रहे हैं तो ये फिर बैलेंस शीट में भी एज ए लाइबिलिटी जाना चाहिए। तो 67,500, तो 8, नोट नंबर 8, अदर करेंट लाइबिलिटी 67,500, तो मैच हो जा रहा है। यही एक बाकी, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।
मैम अभी भी 2 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर 18,94,700 ये ऐड करने से आ जा रहा है ना, 18,94,700। Hi, Mama. ठीक है, तो ये बन गया बैलेंस शीट। हमें पीएल वगैरह बनाने नहीं बोला, वैसे पीएल का कोई इन्फॉर्मेशन था भी नहीं। देखो, जिससे हम लोग पीएल बनाएंगे, मतलब अगर हम, जैसे मैंने बोला था कि पीएल का करंट ईयर का पीएल लेना पड़ेगा, बट करंट ईयर का पीएल बनाने के लिए पीएल रिलेटेड कुछ आइटम है ही नहीं। बाकी सब ये दिया हुआ है, ठीक है, कॉल सिनेरियल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, मैम हाँ बोलो। मैम एक बार बैलेंस शीट दिखाइए ना। हाँ मैम हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, रुको देखते हैं। एक मिनट, देखते हैं कौन सा वाला अभी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा हाँ, वो नोट तो लिखा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो तो लिखवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा करेंगे। नोट, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट remaining to be excluded and not provided for rupees 1,50,000. It has been assumed that the company had given this contract for purchase of machinery. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पहले ये लाइन देख लो क्या था कॉन्ट्रैक्ट वाला। यहाँ पर बोला है द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन एट 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो लिया है बट उसका काम पूरा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट उसका जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो फिर इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो मतलब ये अभी क्या है, ना तो मेरा एसेट बना है ना तो मेरा लाइबिलिटी बना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा मशीन रिलेटेड तो मेरा मशीन एसेट बनेगा। तो जब मुझे मशीन मिला ही नहीं है तो हम उसे एसेट में तो दिखा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बोला है कि अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एक्सक्लूडेड एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1,50,000। ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हम लोगों ने लिखा नहीं है, ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी हैड गिवन दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज के लिए कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट, जब मशीन परचेज ही नहीं हुआ है तो वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, इस वजह से। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, जो भी नहीं हम लोग ट्रीट करेंगे वो हमें दिखाना पड़ेगा। ये स्टील इनकम्प्लीट जो है ना, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये आंसर लिखा है कि स्टील इनकम्प्लीट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये वाला कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 770 है, वो वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। वो कहाँ गया, वो इलास्ट्रेशन 2 है शायद, देखते हैं। पाइप
कर लिया हम लोगों ने, 4 भी हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, ठीक है। 5 4 3 ये भी हो गया, ये तो पहले दिन किया था। ये वाला करते, इलास्ट्रेशन 2 जो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002। लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, तो ये कॉस्ट में दिया हुआ है। देखो अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, बैंक, एडजस्टेड परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जैसे कि अगर पूछा जाए कि क्या कहाँ पर जाएगा, तो ये दो चीज चला जाएगा पीपीई में, ठीक है। बट ये कॉस्ट में है, अगर इसका डिप्रिशिएशन वगैरह कुछ दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये एडजस्ट करके जाएगा, बट जाएगा पीपीई में। ट्रेड रिसीवेबल अपना ट्रेड रिसीवेबल हेड में ही चला जाएगा। इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री वाले हेड में जाएगा। देखो ये मुझे, देखो अब देखो ये ईयर एंड का इन्वेंट्री दिया, मतलब मुझे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग का, देखो अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा होता है वो एक ही बार एडजस्ट होता है, तो फिर ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में नहीं जाएगा, ये हमारे इन्वेंट्रीज में जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया है, इसीलिए देखो यहाँ एडजस्टेड परचेज दिया है। मतलब बात समझो, एडजस्टेड परचेज का मतलब जो परचेज एडजस्ट हो चुका है। परचेज एडजस्ट होने का मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ था, प्लस हम लोगों ने जो परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो भी परचेज आइटम होता है, तो परचेज आइटम दो होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। मैंने फर्स्ट डे जब लिखवाया था एक्सप्लेनेशन तब बोला था। रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाता है तो वो यहाँ नहीं आता है, तो फिर यहाँ पर क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये स्टॉक इन ट्रेड एडजस्ट करके दिया है, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके जितना आएगा वो दिया हुआ है। क्योंकि क्लोजिंग यहाँ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका एडजस्टमेंट एक ही बार होगा, नहीं तो दो बार होता है। एक कहाँ होता है, ट्रेडिंग में, और एक कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। न्यू फॉर्मेट के हिसाब से एक होगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में, और एक हो जाएगा हमारे इन्वेंट्रीज में, मतलब बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अब अगर देखो ट्रेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेज बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये पूरा डेटा मिला के हो जाता है एडजस्टेड परचेज। मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री का तो जरूरत नहीं है। जब मुझे परचेज को एडजस्ट करके दिया है तो चेंजेस इन इन्वेंट्री इसमें इंक्लूड हो गया है, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री का पॉइंट मुझे यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। तो फिर ये इन्वेंट्री का होगा क्या, तो फिर ये मेरा एज ए इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए वहां दिखेगा। अब ये तो कंपनी अकाउंट से, अगर यही वाला तुम लोग का सोल प्रोप्राइटर का होता तो भी सेम ट्रीटमेंट करते तुम लोग, तो फिर ये लिखने का तो तुम लोग के पास स्कोप नहीं होता। तो फिर ट्रेडिंग में क्या लिखते, सिर्फ टू एडजस्टेड परचेज बोल के लिख देते। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बाई साइड में नहीं लिखना होता, ना तो ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता, सीधा बैलेंस शीट में चला जाता। बस यहाँ पर हेड अलग है, चेंजेस इन इन्वेंटरी में नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी चेंजेस इन इन्वेंटरी एडजस्टेड परचेज में हो चुका है, तो ये मेरा इन्वेंटरीज में चला जाएगा। बैंक कहा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एडजस्टेड परचेज कहा जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों हमारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। डिवेंचर मेरा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे किया है तो पीएल से अमाउंट जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में जाएगा। 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगा। पीएल रिजर्व सरप्लस में जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। ट्रेड पेबल के हेडिंग में जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, डिप्रिसिएशन जो है वो एडजस्ट होगा एसेट के साथ। सस्पेंस अकाउंट, अब ये ट्रायल बैलेंस पे सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रायल बैलेंस पे सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मेरा टैली नहीं हुआ है, मैंने 4,000 रुपए इधर लिख के टैली किया। अब हम 4,000 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ है फिगर्स इन 1000, तो ये 4,000 का मिसमैच हुआ था जिसको सस्पेंस बोल के लिख के हम लोगों ने दिखा दिया। तो ये एक एरर है जो कि हम लोग आइडेंटिफाई अब शायद कर पाए कि भाई सस्पेंस जो ये लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है, मतलब क्या ऐसा ट्रांजैक्शंस था जो हम लोगों ने ओवरलुक कर दिया, नहीं देखा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब
देखो जर्नल बन गया, लेजर बन गया, जब ट्रायल बैलेंस बनने गया तब देखा कि ये दो साइड टैली नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। कितने का? 4,000 का। तो उसको जिधर प्रॉब्लम आया उधर सस्पेंस लिख के हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर इधर आता डेबिट साइड तो उधर लिख सकते थे, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ बोलेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि ये 4,000 किस चीज का एरर है और उसे हम लोग कैसे फिर ठीक करेंगे, हमें देखना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल बोला है, ये शेयर कैपिटल के नोट्स में चला जाएगा। The company, on advice of independent valuer, wished to revalue the land at cost of 3,60,000। तो कंपनी ने एक वैल्यूअर को बुलाया और लैंड का वैल्यूएशन करवाया, जिसने लैंड का वैल्यूएशन 3,60,000 किया है, जो कि लैंड पहले 2,20,000 का था, क्योंकि वो 3 जीरो उधर लगेगा। तो लैंड का वैल्यू क्या हुआ है? एप्रिशिएट किया गया, एप्रिशिएशन किया गया, मतलब रिवैल्यूएशन में लैंड का वैल्यू बढ़ाया गया है। बोलो, लैंड अगर रिवैल्यू हुआ है और वैल्यू बढ़ा है तो एंट्री क्या होगा? Land रिवैल्यूएशन। हाँ बोलो revalue. बोलो। Land account debit to revaluation reserve. लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लैंड का जो वैल्यू जितने से बढ़ा है वो तो लैंड में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब जितने का भी लैंड है 2,20,000। अब इसमें कितना फिर ऐड होगा? जितने से रीवैल्यू होके बढ़ा है, तो कितने से बढ़ा है? 2,20,000 का चीज 3,60,000 हो गया है, तो कितने से बढ़ा है? 1,40,000 से, ठीक है। तो तब जाके 3,60,000 हुआ है। तो ये इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये लैंड का वैल्यू पीपी में इतने से ऐड करके दिखाएंगे, और ये रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? इसको एक्चुअली पूरा नाम होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो, रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? हिंट्स दे दिया। Reserve surplus. रिजर्व सरप्लस में जाएगा, ठीक है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 2 अप्रैल 2002 को, जबकि हम लोग का ये बैलेंस शीट जो बनेगा वो 31 मार्च 2002 का बनेगा। तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। सेम ऐसा चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में चला जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ नहीं दिखाना है। अब देखो सस्पेंस बताना, यहाँ पर बता दिया है। देखो, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश रिसिप्ट फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीन ऑन 1/4/2001। बोल रहा है कि 1/4/2001 में कुछ मशीन्स बेचे गए थे जिससे 4,000 रुपए कैश आया था, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 10,000, मतलब जिस मशीन का कॉस्ट 10,000 था और उस पे जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 8,000, उसको 4,000 में बेचा गया था। वो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो एंट्री किया नहीं, इस वजह से यहाँ पर वो मैच नहीं हुआ। तो इन्होंने 4,000 लिख के सस्पेंस बोल के दिखा दिया। तो सस्पेंस का डिटेल्स मिल गया कि क्या गलत था, मतलब क्या सच में। तो ये ऑमिशन हो गया है, मतलब इन्होंने ये एंट्री किया नहीं था। वैसे देखो, अगर 10,000 का मेरा मशीन था जिसमें टोटल डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब है जब से खरीदा गया है और बेचने तक जितना दिन यूज हुआ तब तक का टोटल डिप्रिसिएशन, तो 10,000 के एसेट पे अगर टोटल 8,000 का डिप्रिसिएशन लगाए तो एसेट का वैल्यू कितना बचा होगा आफ्टर डिप्रिसिएशन? 2,000। और उसको बेचा गया है कितने में? 4,000 में, यहाँ दिया हुआ है। तो फिर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 2,000। तो ये प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं? बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कहाँ दिखाएंगे? अगर तुम लोग पीएल का टी शेप भी याद करोगे तो कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे। तो पीएल का टी शेप जो है उधर, अगर सेल ऑन फिक्स्ड एसेट पे प्रॉफिट है तो कहाँ लिखते हो? तो देखो, PL. क्रेडिट में लिखते हैं, पीएल के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ सीपीसीएफडीओ कौन से हेड में आएगा? वो तो खुद को याद करके मुझे बताना है। बोलो। Other income. अदर एक्स, हाँ अदर इनकम में आएगा, ठीक है। अदर इनकम में आ जाएगा 2,000। और ये डिप्रिशिएशन कहाँ आएगा? डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन में आएगा, लेकिन करंट ईयर का डिप्रिशिएशन आएगा। ये 8,000 करंट ईयर का नहीं है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का मतलब है जब से खरीदा गया है तब से लेके बेचने तक का डिप्रिशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेचा तो है 1/4/2001 को, तो तब तक का डिप्रिशिएशन है। जबकि मेरा ये बैलेंस शीट या जो भी पीएल बनाने बोलेगा वो 31 मार्च 2002 का बोलेगा, जबकि ये बेचा गया है 1/4/2001। मतलब इस मशीन का डिप्रिशिएशन हमारे इस साल के फाइनल अकाउंट्स में तो आएगा नहीं, ठीक है।
ये चीज हमें देखना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन बाकी प्लांट एंड मशीन पे है 10% ऑन कॉस्ट। नॉर्मली कॉस्ट के ऊपर 10% लगता है, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जितने से खरीदा गया उस पे हमेशा 10% लगा के दिखाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2002 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March एज पर शेड्यूल 3। इग्नोर प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एंड टैक्सेशन। प्रीवियस ईयर के फिगर्स और टैक्स को इग्नोर करते हुए हमें क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा। पहले स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग। ओमेगा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, सी पी सी ई एफ डी ओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization, other expenses, total expense, profit before tax, provision for taxation। रहे या ना रहे लिखना पड़ेगा। और वैसे है नहीं, बोला है इग्नोर टैक्स, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ये बन गया पीएल का। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31st March, particulars, note, amount, equity and liability, shareholders fund,
शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में था ट्रेड पेबल। ये तो मुझे याद आ रहा है, बाकी मुझे और कुछ याद नहीं है, अगर होगा तो लिख लेंगे, थोड़ा जगह ज्यादा रख देते हैं। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट वगैरह तो कुछ मुझे याद नहीं है, कुछ डब्ल्यूआईपी भी नहीं है। करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब कॉमन होता है तो मैंने लिख दिया, बाकी अगर कुछ जरूरत हुआ तो हम लोग उसके हिसाब से लिख लेंगे। मैंने थोड़ा ये इतना जगह रख दिया है बीच में कि अगर जरूरत हुआ तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक एक करके नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करना है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट वन। नोट वन, अच्छा सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एट कॉस्ट प्लांट मशीनरी, मतलब पीपी का नोट बनेगा, पीपीई। ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिशिएशन, स्लैश देके एप्रिशिएशन भी लिखेंगे क्योंकि लैंड का वैल्यू बढ़ाया गया था, और नेट। अच्छा, लैंड का कॉस्ट है 220, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है 770। ठीक है, बाकी जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके हिसाब से, मतलब इसके बाद हम लोग लिखेंगे। फिर नोट टू, नोट टू में है ट्रेड रिसीवेबल 96 और इन्वेंट्रीज 86, तो ये हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली 96 और 86। इन्वेंट्रीज 86, ट्रेड रिसीवेबल 96। तो फिर है बैंक, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिखा मैंने बैंक। वैल्यू था 20, पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो रहने देते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो इसी को लिख देंगे। फिर इसके बाद है एडजस्टेड परचेस, तो एडजस्टेड परचेस जो है वो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट हो जाएगा, सारा चीज एडजस्ट करके दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 320 एडजस्टेड परचेस, ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, तो ये हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, 60-30-30। अच्छा, फिर इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, अच्छा डिवेंचर इंटरेस्ट ये तो हम लोग का हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड, रिजर्व सरप्लस में जाएगा, नोट नंबर 5।
रिजर्व एंड सरप्लस। तो इंटरिम डिविडेंड पे लेस होता है प्रॉफिट से, डिविडेंड पे करेंगे तो पीएल कम होगा। इंटरिम डिविडेंड 18 था। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद शेयर कैपिटल का नोट, नोट नंबर 6। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड पहले लिखना पड़ेगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 300 10 करके है। तो नहीं, नीचे बोला था, ये तो इशूड वाला है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, एट द रेट ऑफ 10। तो ये वैसे तो हो रहा है 4 लाख, क्योंकि मुझे 3 जीरो को बचा के लिखना है, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो 1000 में लिखा हुआ। इन 1000 मतलब 3 जीरो हटा के, तो फिर यहाँ से अगर 3 जीरो हट जाएगा तो ये 400 दिखेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, एक ही तरीके से तो हमें लिखना है ना, सारा चीज जैसे भी लिखना है। अच्छा, फिर ऑथराइज्ड के बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो कितना है? 300 डिवाइडेड बाई, अगर 10 करेंगे तो 30 आएगा। वैसे ये 300 नहीं है, ये है 300 के बाद और 3 जीरो, मतलब 3 लाख। 3 लाख बाई 10 करने से हो जाता है 30,000। तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच करने से आ जाएगा मेरा 3,000। ठीक है, ये मेरा हो गया जो है पेड अप शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर 6 लिख देते हैं 3,000। शेयर कैपिटल का हो गया। अच्छा, अब शेयर कैपिटल के बाद कौन सा नोट बनेगा? 10% डिवेंचर, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट 7, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर 200। और कुछ अगर होगा तो वो लिखेंगे। नोट 8, नोट 8 जनरल रिजर्व। अच्छा, ये नोट 8 तो बनेगा नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है, तो मतलब रिजर्व सरप्लस, तो वहां पर ही जनरल रिजर्व को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व 130। पीएल 72, पीएल ओपनिंग वाला 72। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी रिजर्व सरप्लस में जाएगा 40। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। सेल्स 700, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा 700। ये सब इन 1000 में बना हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड पेबल, ये डायरेक्टली 52 ट्रेड पेबल में आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एक एक करके ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और सस्पेंस। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है वो यहाँ डिप्रिसिएशन जो नोट्स बना है वहां पर चलते हैं। तो इसके पीछे जगह था, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो,
172 बोला है, तो दो ही एसेट है, एक है प्लांट और एक है लैंड, जिसमें लैंड का तो एप्रिसिएशन हुआ है, वैसे भी उसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फिर प्लांट एंड मशीनरी का है, जिसमें टोटल डेप्रिसिएशन अब तक लगा है 172, ठीक है। और लैंड का जो है उसका एप्रिसिएशन हुआ है, जिसका वैल्यू कर दिया गया है 3,60,000। अब 3 जीरो हटा देंगे तो 360 दिखेगा, क्योंकि सारा चीज मुझे उस तरीके से ही लिखना है। तो ये नेट वैल्यू में 360 लिखेंगे, तो इसका मतलब जो एप्रिसिएशन हुआ है वो कितने से हुआ है, माइनस करके हम लोगों ने तब भी निकाला था, कितना आया था 1,40,000, यानी 140 ये एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है, इतने से। तो एप्रिसिएशन होने से वो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, मैंने वो भी तुम लोग को बोला। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 140 यहाँ पर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व 140 ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का क्या रूल्स है, बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 770 था, जिसमें से जो मशीन बिक गया उसका कॉस्ट है 10,000। तो बोलो 770 में से 10,000 का मशीन बिक गया, मतलब वैल्यू उसका 10 है, ठीक है। तो फिर अभी जो मशीन हमारे पास पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 760, ठीक है, 760 हो जाएगा। अब ये जो डिप्रिशिएशन 172 लगा है ये पूरे 770 पे लगा है, लेकिन जिसमें से 10 वाले मशीन का डिप्रिशिएशन हमें अलग से बता दिया है, जो कि है 8, ठीक है, जो कि है 8,000, 3 जीरो हटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसमें से इसे एक्सक्लूड कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का कंसेप्ट तो यही होता है ना, कि देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का मतलब सीधा बात है, मेरे पास टोटल 770 का मशीन था, ठीक है, मतलब ये कॉस्ट है मेरा, जिसमें से मेरे पास से 10 का जो है प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड आउट हो गया। तो अगर कॉस्ट के हिसाब से सोचे तो मेरे पास अभी 760 का मशीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 770 पे टोटल डिप्रिशिएशन कितना लगा था, मतलब जब तक खरीदा तब तक से लेके अब तक का, और ये जो मशीन बिक गया जब खरीदा था तब तक से लेके अब तक का 8 का डिप्रिशिएशन है। तो क्या ये 172 में 8 इंक्लूड है कि नहीं, मुझे ये इतना बताओ। अगर टोटल 770 का डिप्रिशिएशन 172 है और 770 में ही तो 10 वाला इंक्लूडेड है, कि इसमें से 10 मतलब 1000 का एसेट बिक गया है, सॉरी 10,000 का, यानी 10 वो जीरो हटा के, तो फिर जो प्लांट मशीनरी बिका उसका डिप्रिशिएशन क्वेश्चन मुझे बता दिया है कि उसका सेपरेट डिप्रिशिएशन खरीदे हुए समय से लेके अब बेचने तक का 8 है। तो क्या ये 172 में 8 इंक्लूडेड है कि नहीं है, बोलो। इंक्लूड है। तो फिर इसको लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे तो करंट ईयर का डिप्रिशिएशन दिखाना है, ठीक है। तो अब जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिशिएशन मुझे हटा देना चाहिए, तो जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिशिएशन हटाने से मेरा डिप्रिशिएशन कितना दिखेगा, 164। 164 दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मेरे पास जो बचा हुआ मशीन है उस पे अब तक का टोटल डिप्रिशिएशन इतना है, लेकिन मुझे पूरा सालों साल का डिप्रिशिएशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पीएल में इस साल का डिप्रिशिएशन चाहिए। और डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है कॉस्ट के ऊपर, तो 10% ऑन कॉस्ट बोला है, तो 760 मशीन बचा हुआ है, इस पे अगर 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो कितना डिप्रिशिएशन होगा, 76। तो ये करेंट ईयर का हो गया। और मुझे अगर बोला जाए कि टोटल डिप्रिशिएशन बचे हुए मशीन पे अब तक कितना होगा, तो ये करेंट ईयर का, और इस 760 पे पहले कितना लग चुका है 164। तो क्योंकि मुझे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेंटेन करने बोला है, तो एक्यूमुलेटेड, तो टोटल डिप्रिशिएशन बचे हुए मशीन पे कितना हो रहा है खरीदे गए समय से लेके अब तक का। मेरे पास अब 760 मशीन ही बचा है, मुझे इसका डिप्रिशिएशन दिखाना है, जिसका करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन इतना है, और मुझे ये पता करना है कि टोटल डिप्रिशिएशन कितना है खरीदे हुए समय से लेके अब तक का। तो खरीदे हुए समय से लेके करेंट ईयर के पहले तक का तो 164 है, और करेंट ईयर का 76 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 240। 240, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन ये आ जाएगा। जैसे अगर ये नहीं समझ में आया, जो कि आना चाहिए क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन है, तो हम एक लेजर बना के तुम लोग को दिखा देते हैं नीचे तुम लोग के समझाने के लिए। यहाँ नीचे मेरा कुछ पेज भी बच गया है, तो देखो यहाँ हम दिखा पाएंगे।
प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ ये समझाने के लिए, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सारे चीजों में ये सब सोल्यूशन करोगे तो कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम सिर्फ समझा देते हैं कि कैसे मेंटेन होता है। एसेट जो चला गया उसको लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है, इसे लिखेंगे डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब जो बिक गया। अच्छा, अब प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, तो मेरे पास कितने कॉस्ट का प्लांट एंड मशीनरी है, वो मेरे लिए एसेट है, तो टू बैलेंस बीडी 770 होगा। देखो मेरे पास टोटल कितने का प्लांट मशीनरी है, 770 का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टोटल डिप्रिसिएशन जो लगाए, क्योंकि प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी करके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 172 दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अब तक का डिप्रिसिएशन 172 है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 172, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो एसेट बिक गया है उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट है 10, ठीक है, 10 मतलब 10,000, तो 30 हटा के 10, तो ये डिस्पोजल में ऐसे आ जाएगा। क्यों आता है, क्योंकि जो एसेट डिस्पोज हो जाता है उसका एंट्री ऐसे होता है, जैसे देखो जब एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब डिप्रिसिएशन लगाते तो डिप्रिसिएशन टू एसेट, बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और ऐसे मेथड में जब एसेट बिकता है तो लिखना पड़ता है, जो एसेट बिक गया एसेट डिस्पोजल टू एसेट लिखना पड़ता है, मतलब एसेट डिस्पोज हो रहा है और कितने का एसेट चला जा रहा है, ये तो 770 ये मेरा कॉस्ट है, इसमें से मेरा जो एसेट चला जा रहा है वो डिस्पोजल बोल के इधर दिखेगा 10 का, ठीक है। तो अब ये 10 हो गया। अब बचा हुआ एसेट फिर कितना होगा, यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं, बचा हुआ एसेट हो जाएगा 760, ठीक है, सिंपल, ये बंद हो गया। अब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का सिस्टम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का सिस्टम ये होता है, ये 770 का डिप्रिसिएशन है अब तक का, जिसमें से मेरा 10 का एसेट बिक रहा है, जिसपे डिप्रिसिएशन टोटल लगा है खरीदने से लेकर अभी तक का 8, ठीक है। तो ये डिस्पोजल अकाउंट हमें क्या दिखाता है, कितने का मशीन खरीदा था, कितना उस पर टोटल डिप्रिसिएशन लगा, बेच के कितना मिला, और प्रॉफिट हुआ कि लेस हुआ, तो सॉरी लॉस हुआ। तो जो डिप्रिसिएशन लगा है वो 8 है, कहां से पता चला, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि जो डिप्रिसिएशन लगा है वो 8 है, तो वो डिप्रिसिएशन मुझे 172 से हटा देना है। क्यों, क्योंकि जो मशीन बिक जाएगा उसका डिप्रिसिएशन टोटल वाले डिप्रिसिएशन से हटा दो, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एंट्री बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जैसे अगर मेरे पास 770 का मशीन था उसमें से 10 का मशीन बिक गया तो उसे हटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना रुपए का मशीन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वैसे ही मेरा टोटल डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिख रहा है 172, लेकिन उसमें से तो 8 डिप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा बिक जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर 8 आ गया। अब इस मशीन को बेच के हमें कितना मिला है उसको लिखना पड़ेगा बैंक, ठीक है। तो 4 मिला है, 4000, ये देखो 4000 मिला है, ठीक है। तो 10,000 का मशीन, 8,000 डिप्रिसिएशन, 2,000 का मशीन बेच के 4,000 रुपए मिला है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को कहाँ बुक करेंगे, 2PL बोल के ऐसे करके बुक हो जाएगा। तो ये क्लोज हो गया। अब इधर देखो 172 से 8 डिप्रिसिएशन हटा देंगे, क्योंकि जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिसिएशन मुझे टोटल डिप्रिसिएशन से हटा देना है। टोटल डिप्रिसिएशन में बस वही डिप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट करता है जो मशीन हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारे साथ एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं, 760 का मशीन, तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन दिखाएंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो उसका वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू मेरा हो जाएगा 76, ठीक है। तो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन, ये 770 मशीन का था 172, बचे हुए मशीन का हुआ 76, तो टोटल डिप्रिसिएशन होना चाहिए 248, लेकिन जिसमें से 48 का डिप्रिसिएशन हट जाएगा बिकॉज उतने का मशीन बिक गया, तो उसका अलग कैलकुलेशन। तो अभी जो करेंटली मेरा मशीन मेरे पास पड़ा हुआ है उस पे मेरा टोटल डिप्रिसिएशन कितना दिख रहा है, 240। वही चीज मैंने यहां पर तुम लोग को समझाने का कोशिश किया, जिसमें तुम लोग का आंसर 240 आया था। तो मतलब 172 माइनस 8 प्लस 76, ठीक है। तो ये करने से आ जाएगा प्लस 76, 240, ठीक है, ये डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 760 का अगर टू देखो, 760 टोटल एसेट का वैल्यू, टोटल डिप्रिसिएशन 240, तो फिर नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस करने से ही होगा, बोलो कितना आएगा, 760 माइनस 240, 520, तो टोटल कितना आ रहा है, 880। पीपी का वैल्यू 880, पीपी नोट नंबर 1, 880 हो जाएगा। अच्छा,
अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सस्पेंस वाला हो गया, डेप्रिसिएशन का भी ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का हमें एक नोट्स बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में कितना जाएगा, बाकी तो और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 तो टोटल कर लिया। नोट नंबर 2 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20, नोट नंबर 2 20 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद नोट नंबर 3 है अदर एक्सपेंसेस, तो 3 + 3 6, 6 + 6 12, 120। नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस 120। अच्छा, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन वो भी दिखा सकते हो, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 76, ये हम लोग दिखा सकते हैं नोट 1 से, सिर्फ करेंट ईयर का आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट 20, और तो कुछ है नहीं, फाइनेंस कॉस्ट बोला है 20, तो ये लिख देते हैं नोट नंबर 4 20। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में था नहीं, चेंजेस इन इन्वेंट्री करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, और परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये भी नहीं आएगा। अच्छा, अब ये इसमें पीएल निकलेगा तब जाके ये क्लोज होगा, बाकी गलती से पीछे चला गया है मेरा, शेयर कैपिटल लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर 200, तो वो नोट नंबर कितना होगा 7 200। अच्छा, फिर नोट नंबर 8 में हमें अदर इनकम लिखना पड़ेगा, वो एसेट बेच के हुआ ना, तो वो लिखना पड़ेगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो बेच के कितना मिला यहाँ पर 10,000 का मशीन, 8,000 डिप्रिसिएशन, 4,000 कैश रिसिप्ट, तो प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो 2,000, तो ये 2 दिखेगा नोट नंबर 8, तो ये 2 हो गया। अब एक एक करके बना लेते हैं, ये हो जाएगा 702 टोटल इनकम, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, टोटल इनकम 702, टोटल एक्सपेंसेस 320 20 340 340 76, कितना आ रहा है 340, और ये हो जाएगा 300 400 400, और ये हो गया 460 460, और 76 कितना आएगा 7,000. 536. 536, तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, 536 माइनस 702, 166. 166। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ नहीं है, ये 166 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में लिखेंगे 166, अब ये टोटल करो कितना आ जाएगा, जिसमें से ये माइनस है, Five 30. 530, Yes, ma'am. 530, ठीक है सर, 530 नोट नंबर 5। ठीक है, टोटल करो 3,530, और ये 200 और 52,
5582. 5582 इतना तो नहीं होना चाहिए, 3000 ही तो है, 3530, 200, 500, 200, 700, 700 और इधर हो गया 782 प्लस 3000 आ रहा है, तो फिर कितना आएगा? 3782. 3782 1082. 1082 ओ वो 3000 नहीं होगा ना, 300 होगा ये वाला, 3000 लिख दिया, ये 300 होगा। अब करके देखो 1082 वो 300 होगा, वो 3 जीरो हटाने के बाद मैंने गलती से यहाँ 3000 लिख दिया है, ये देखो 300 होगा, ये गलती से 3000 लिखा है, 3 जीरो हटेगा तो 300 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 30,000 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख में से अगर मेरा 3 जीरो हट जाता है, 5 जीरो होता है तो 2 ही बचेगा, तो ये 300 होगा, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा गलत आ रहा था, 1082 अमाउंट ये सही है, 1082 हो जाएगा। और ये वाला जो एसेट साइड है उसका टोटल 1082. 1082 तो मैच हो गया, ठीक है। बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, इसको हम थोड़ा एलाबोरेट करके दिखा देते कि कैसे करके लिखने से अच्छा होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा, तो फिर इसको थोड़ा डिटेल्स में ऐसे लिख दो कि सेल्स वैल्यू 4, फिर बुक वैल्यू जब बेचा तब 10 माइनस 8 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, ये जस्ट कुछ नहीं, ये दिखा दिया कि कैसे करके हमें इसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो सारा चीज तो कवर हो गया। बस एक इंफॉर्मेशन है कि जो डिविडेंड है वो हमें ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो वो चीज का नोट दे देना है। तो वो देखो, हम और वो लिखवा नहीं रहे, क्योंकि सेम लास्ट दिन क्वेश्चन जो किया था एक ही किया था, उसमें लिखवाया था फाइनल डिविडेंड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा एज ए लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, क्योंकि वो एप डिक्लेयर जब हुआ है और जिस साल का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें फर्क है, मतलब सेम यही चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो अपने आप नोट लिख लोगे। ये देखो दिखा देते हैं, ये वाला यही सेम चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा, बस अमाउंट अलग होगा और जो ईयर के लिए होगा वही लिखना पड़ेगा कि फाइनल डिविडेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लाइबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट इवन इफ इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट as per accounting standard, hence it has not been recognized in financial year for the year ended 31st March। अब ये क्वेश्चन जितने जो ईयर के लिए एप्लीकेबल है, तो 31st March 2002, ठीक है, 31st March 2002 सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ओनली, तो हमें सिर्फ इस चीज को नोट में डिस्क्लोज करना है और कुछ नहीं करके दिखाना है, ठीक है, मतलब ये नोट में डिस्क्लोज हुआ कि डिस्क्लोजर की क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो सेम यही चीज लिखना है, सिर्फ 2002 कर देना है और कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट मैंने नहीं लिखवाए, तुम लोग जरूर से लिखो, तो तुम लोग का प्रैक्टिस भी होगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन 2 किया हम लोगों ने, इलास्ट्रेशन 3 हम एक बार नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, नहीं तो बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 3 और क्या किया है, इलास्ट्रेशन 4, 5, बस इतना तक ही किया है, ठीक है। तो तुम लोग इलास्ट्रेशन 6 ट्राई करके देख सकते हो, 2 जैसा किया ना लगभग वैसा ही है, सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, सस्पेंस वही एसेट के ऊपर दिया हुआ है और थोड़ा टैक्स का डेटा दिया है और कुछ नहीं, सेम है। तो उस इलास्ट्रेशन 6 जो है तुम लोग होमवर्क में जरूर करके देखो, ठीक है, कि
बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इलास्ट्रेशन 6 और इलास्ट्रेशन 2 सेम है, सिर्फ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा है टैक्स वगैरह का, लेकिन जितना 2 में करवाया उतना तो 6 का तुम लोग कंप्लीट कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहे, ये हम लोग का हो चुका है। ठीक है, ठीक है, फिर ये आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।